नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन मौजू पर कुछ ख़बरों के हवाले से बात करूँगा और कुछ अपडेट्स भी आप लोगों को दूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं दरख्वास्त कर लेता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाए हुए हैं वो बराए मेहरबानी वीडियोस के साथ साथ जो है लिंक को भी शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। नाज़रीन आज प्राइम टाइम में सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, बल्कि सुनाना चाह रहा हूँ। ये जो वीडियो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बात करते हुए मीडिया से, इनका नाम है स्वामी हर्षानंद महाराज। ये गुजरात से हैं। आसाराम बापू जो इस वक्त रेप की वजह से जेल की सज़ा काट रहे हैं, जिन पर इल्ज़ाम साबित हो चुका है, ये उनके ख़ास भक्त भी हैं और उनके आश्रम में कुछ ख़ास ओहदे पर फाइज भी हैं और थे। इन्होंने हालिया इंतखाबात के पेश नज़र नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर के बहुत ही ज़बरदस्त बात की है और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू की है। जहाँ तक सवाल है आसाराम बापू की गिरफ्तारी को साजिश इन्होंने बताया है, मगर इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मगर जो दूसरी बातें कही हैं इसको हमें सुनना भी चाहिए और दूसरों तक फैलाना भी चाहिए। आप इसको ज़रूर देखें, मैं फिर लौटता हूँ। अगर कांग्रेस बापूजी पे हाथ डालती तो सारी बीजेपी सड़कों पे उतर आती है। सारी बीजेपी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बीजेपी के लोग शामिल नहीं हुए उस आंदोलन में। तो घटना तो साफ थी, कोई बड़ा आदमी उसको हैंडल कर रहा था। तो वो आदमी कौन था? वो नरेंद्र भाई थे। पूरे सारे देश के एजेंसियों को खाए जा रहे हैं, वो सीबीआई को खा गए। पे मैंने तो राजनाथ जी से कहा कि ग्रास रूट पे क्या परिवर्तन कर रहे हो आप लोग? आप कांग्रेस को इतने समय से कोस रहे थे, आपको मौका दिया है, आप लाओ ना जनतंत्र यार। इसको क्यों आप अपनी उसमें मतलब राजशाही में बदलना चाहते हो कि हम जो कहे वैसे? अरे विभिन्नता में एकता, ये भारत की विशेषता है। वोट की शक्ति को पहचानिए आप। लेकिन नरेंद्र भाई को उसके लोकसभा क्षेत्र में हरवा कर वो चुनाव हारे, दूसरे दिन बापूजी बाहर हो जाएंगे। ये उसका समाधान बता रहा हूँ आपको। ये जनतंत्र है और बड़ी बड़ी बातें की जा रही डिजिटल वर्ल्ड की नरेंद्र भाई द्वारा। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन वो लाया तो राजीव गांधी था। भाजपा और कांग्रेस बहुत व्यापक शब्द है, वो विचारधाराएं हैं। मैं नरेंद्र भाई की बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। उसने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए बापूजी को फंसवाया। एक छोटा सा मात्र हल है, उनको उनकी लोकसभा में हरवा दिया जाए। आप लिख लीजिए, 24 घंटे में बापूजी बाहर आ जाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल का बापूजी से कोई विरोध नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ करके। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास। लोकसभा में नरेंद्र भाई चुनाव हार जाते हैं तो एक नए भारत का अभ्युदय होगा। लाखों करोड़ों देशवासियों ने अपनी मेहनत के बल पे इस देश का निर्माण किया, उसका श्रेय नरेंद्र भाई को आप दें, ये मुझे उचित नहीं लगा। तीसरी आंख से बता रहा हूँ, 2019 में अगर नरेंद्र भाई वापस प्रधानमंत्री बनते हैं तो बापूजी का हिंदुस्तान में एक भी आश्रम नहीं रहेगा, सब डिमोलिश हो जाएगा। रिपोर्ट लग चुकी है। सारे फर्जी डॉक्यूमेंट जैसे राकेश अस्थाना ने तैयार किए थे, पता है आपको, नारायण साईं के बारे में 13 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। वो पैसे कहाँ से निकले थे वो सब जांचें होना है। आप में से कोई एक शख्स सीबीआई में रिपोर्ट तो कर दो कि 13 करोड़ राकेश अस्थाना कहाँ से लेके आया। वो आईपीएस क्यों उसको बचाने की लगातार कोशिश की जाए? राकेश सारे इनके खेल जानता है। अगर आप ऐसे बंदर के हाथ में उस तरह दे दोगे तो बहुत ही खतरनाक है, और हो रहा है। देश तो आपातकाल से भयानक स्थिति में पहुंच चुका है, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे तो साफ दिख रहा है दृश्य। आप माने न माने, मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि एक भी आश्रम अगर आप बापूजी का चुनाव के बाद रह जाए, अगर नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बन गए तो आप कह देना स्वामी जी आपका ज्ञान गलत। इतनी तैयारी हो चुकी है। नारायण साईं पे 50 मुकदमे और बापूजी पे 50 मुकदमे नए खुलने वाले। पुलिस उनकी, व्यवस्था उनकी, लोग उनके, कौन रोकेगा उनको? अभी आप यहाँ बैठे हिंदुस्तान के जिस कोने में बोलो आप, मैं आपके खिलाफ 376 कायम करवा दूँ। एक बालिका को तो ले जाना। ये है देश का चरित्र। अरे झूठे लोगों को आप लोगों ने लीडर बना दिया। ये मैनेजर लोग हैं, ये उस सारी सत्ता की चाबी को अपने हाथ में रख के जनतंत्र को लूटना चाहते हैं, लूट तंत्र बना दिया है। और मैं और एक चीज कह दूं आपको, देश आंतरिक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 2025 तक
इस देश के हालात बहुत बिगड़ने वाले अगर यही सब कुछ चलता रहा। देखिए, कोई भी काम कांग्रेस करती, कोई गलत कदम उठाती, बीजेपी उसका भरपूर विरोध प्रदर्शन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अगर एक सेकंड के लिए सोच लीजिए, दिल्ली में उस समय कांग्रेसी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, राजस्थान में अशोक गहलोत थे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान थे ना, जब अरेस्ट हुए बापूजी, वो तो बीजेपी का आदमी था। वो बीजेपी का आदमी कांग्रेस वालों की बात कैसे मान रहा था? 1600 पुलिस वाले भेजे उसने इंदौर, 1600 पुलिस वाले बापू को उठाने के लिए। बापू जिसकी चरण में बैठता था, जिसका आशीर्वाद लेता था शिवराज सिंह, 1600 जवान भेजे उसने। किसके कहने पर? जब उससे मैंने बात की तो उसने मुझे क्या जवाब दिया? स्वामी जी, भाई साहब का आदेश था। वो भाई साहब कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। समझिए यार, एक मौका है तुम्हें 2019 में, हरा दो इस बंदे को लोकसभा चुनाव। है क्या उस नाज़रीन, सुना आपने इस वीडियो को, ज़रूर सुना होगा। इस वीडियो को आप दूसरों तक फैलाएं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त बीजेपी के हालात कुछ खराब ही चल रहे हैं, जहां तक महसूस होता है। अरुणाचल प्रदेश में अगले महीने होने जा रहे असेंबली इंतखाब से पहले बीजेपी के 2 वजीरों और 12 एमएलए समेत कुल 15 रहनुमाओं ने मंगल को एक साथ पार्टी छोड़ दी है और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी में शामिल हो गए हैं। खबर रसा एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के जनरल सेक्रेटरी जारपुर गामिलन, वजीर दाखिला कुमारवाई, वजीर सेहत जारकर गामलन और कई मौजूदा एमएलए को टिकट न देने के बाद बड़े पैमाने पर रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। 2019 पार्लियामानी इंतखाबात से पहले इस तरह के अचानक बहुत बड़ा जो है अरुणाचल प्रदेश से 12 एमएलए का और 15 रहनुमाओं का छोड़ देना, जिसमें 2 वजीर भी शामिल हैं, ये बहुत बड़ा झटका है। अरुणाचल के वजीर दाखिला कुमारवाई ने कहा है कि बीजेपी ने झूठे वादे करके लोगों के मन में अपनी पहली वाली इज्जत गंवा दी है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ इंतखाब नहीं लड़ेंगे बल्कि रियासत में एनपीपी की हुकूमत भी बनाएंगे। रियासत की 60 असेंबली सीटों में से 54 के लिए उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी के पार्लियामानी बोर्ड ने इतवार को मुहर लगाई थी। रियासत में 11 अप्रैल को लोकसभा के साथ असेंबली इंतखाब भी हो रहे हैं। जारपुर का मिलन ने सोमवार को बीजेपी को अरुणाचल इकाई के सदर तापर गोवा को इस्तीफा भेजा था। वो सोमवार की सुबह से गुवाहाटी में हैं, जहां उन्होंने मेघालय के वजीर आला कोनार्ड संगम्मा से मुलाकात की। एनपीपी के एक सीनियर रहनुमा ने कहा, जारपुम, जारकर, कुमारवाई और बीजेपी के 12 एमएलए ने एनपीपी के जनरल सेक्रेटरी थॉमस संगम्मा से मंगल को मुलाकात की और एनपीपी में शामिल होने का फैसला ले लिया। बहरकैफ नाज़रीन, ये बीजेपी के हालात थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता, जो ताज़ा खबरें थीं। इसके बाद एक खबर और कश्मीर से है नाज़रीन। जैसा कि कल मैंने आप लोगों के सामने हमारी डेली वीडियो न्यूज़ में इस बात का इम्कान जाहिर किया था कि कश्मीर में एक मरतबा फिर हड़ताल की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये खबरें आप तक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि कश्मीर में भी ये मीडिया इन बातों को सामने नहीं ला रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप लोगों के सामने, ये देखिए मेरे पीछे एक वीडियो बदलेगी। ये वीडियो है ओंतीपुरा के जवां साल स्कूल प्रिंसिपल की हिरासती हलाकत के खिलाफ मुश्तरिका मुजाहमती क़यादत की तरफ से हड़ताल काल के बायस बुध के रोज़ वादे कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में मामूलाती ज़िंदगी दरहम व बरहम होकर रह गई है। दरियासना वादी में हड़ताल के पेश नज़र बुध के रोज़ रेल सर्विस भी मुअत्तल रही और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी तमाम सेमिस्टर इम्तिहानात मुलतवी किए और दरस व तदरीस का अमल मुअत्तल रखा। एक सीनियर रेलवे अहदेदार ने यूएनए को बताया कि सूबाई इंतजामिया और पुलिस की तरफ से मौसूला हिदायत के तहत कश्मीर में रेल सर्विस बंद रखने का फैसला लिया गया। इधर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओंतीपुरा ने बुध के रोज भी लिए जाने वाले तमाम सेमिस्टर इम्तिहानात को मुलतवी किया। ये जो मेरे पीछे इस वक्त वीडियो बदल रही है, ये जिन मास्टर को मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, उनका घर है और उनके अहबाब खाना और उनके घर वाले जो है यहाँ पर मातम कर रहे हैं। यूएनए को मौसूला इत्तलात के मुताबिक ओंतीपुरा के जवां साल स्कूल प्रिंसिपल रिजवान अहमद या रिजवान असद पंडित की हिरासती हिलाकत के खिलाफ शहर श्रीनगर में मुकम्मल हड़ताल रही।
सिविल लाइन्स के इलाकों में बशमूल तिजारती मरकज लाल चौक, कर बाजार, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, बड़शाह चौक, मायसमा, गांव कदल, रेगल चौक, पोलो व्यू और डिलगेट, बत्ता मालू वगैरह में तमाम दुकानें बंद रहीं। तिजारती सरगर्मियां मफलूज रहीं और सरकारी दफातर और बैंकों में मामूल का कामकाज मुतासिर रहा, जबकि सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल भी मुअत्तल रही। शहर खास के तमाम इलाकों में भी बुध के रोज लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल की वजह से दुकानें बंद और दीगर जुमला तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रही हैं। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल मुतासिर रही है, तालीमी इदारे बंद रहे और सरकारी दफातर और बैंकों में भी मामूल का कामकाज मुतासिर रहा। वाज़ेह है कि शहर खास में मंगल के रोज वोंतीपुरा के नौजवान प्रिंसिपल की हिरासती हलाकत की खबर फैलती ही आनन फानन में हड़ताल हुई थी। नौहट्टा में वाक़ तारीकी जामे मस्जिद के दरवाजे मुकफ्फल रहे और जामे मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात रही ताकि किसी भी इम्कानी एहतिजाजी मुजाहरे को नाकाम बनाया जा सके। नौजवान प्रिंसिपल की हिरासती हलाकत के खिलाफ हड़ताल की वजह से जनूबी कश्मीर के चारों अजला में मामूलाती जिंदगी इस वक्त मफलूज हैं। चारों अजला के बाजारों में हुक आलम छाया है। सड़कें अजला के बाजारों में सुनसान हैं, सड़कें और दुकानें बंद हैं, तिजारती मरकज मुकफ्फल रहे हैं। अलावाजी तालीमी इदारे बंद और सरकारी दफातर में भी मुलाजिम की हाजिरी आटे में नमक के बराबर रहने से कामकाज मुतासर हो गए हैं। महलूक नौजवान के आबाई इलाके वोंतीपुरा में बुध के रोज लगातार दूसरे दिन भी मुकम्मल हड़ताल है। हसास इलाकों में इम्कानी एहतिजाजी मुजाहरों की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात रही। जहाँ नाज़रीन, ये कश्मीर के हालात हैं। रोज़ाना यहाँ की ज़िंदगी लगता है कि हर 2 दिन में न जाने कब दुकानें बंद हो जाएं, सड़कें बंद हो जाए और आमदोरफ्त बंद हो जाए और तालीमी इदारे बंद हो जाए। लगता है कि जो यहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, ज़बरदस्ती ज़िंदगी गुजारी जा रही है। हर दिन कोई ना कोई वाक़या वारदात पेश आती है जिसकी वजह से कश्मीरियों की ज़िंदगी को अगर हम यूँ ताबीर करें कि वो जो है एक अजीब किस्म की दुनिया से हटकर की ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ के हालात बहुत ही गैर मुतमईन हैं, बल्कि एक अजीब किस्म की ज़िंदगी यहाँ के लोग गुजारते हैं, तो ये बेजाना होगा। सबसे बढ़कर की जुल्म की बात यह है कि यहाँ के जो जुल्म की दास्तानें हैं, यहाँ की जो जुल्म यहाँ पर होते हैं नौजवानों के साथ, इन खबरों को बाहर ना आने के लिए देते हैं, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया। देखिए आज इतना बड़ा हड़ताल चल रहा है लेकिन कोई भी मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने खुद ये सब वीडियोस बहुत मुश्किल से ट्विटर के मुख्तलिफ पेजों में जो कश्मीर और श्रीनगर के नाम से बनी हुई है वहाँ जाकर के ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, जो अभी तक सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियोस नहीं दिखाए जा रहे हैं। ये सारी हमारी जिम्मेदारी है नौजवान नाजरीन कि हम आप तक इन खबरों को पहुँचाएं जिन खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया पहुँचाने से कतराता है। बहरकैफ नाज़रीन, तीसरा अपडेट्स न्यूजीलैंड से है। आप लोगों को बता दें कि ऑकलैंड में गुज़िश्ता हफ्ते नमाज जुमा के दौरान दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अफराद की याद में जुमा के रोज़ सरकारी टीवी और रेडियो से अजान नश्र की जाएगी। ये ऐलान न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने किया है। न्यूजीलैंड हेराल्ड की एक अखबार का नाम है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक क्राइस्ट चर्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जाम बहक अफराद की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने बताया कि वो मुसलमान बरादरी के रहनुमाओं से मिली जिन्होंने गमजदा अफराद के लिए की गई काविशों को तस्लीम किया। उनका कहना था कि मुसलमान रहनुमाओं ने उन्हें न्यूजीलैंड की जानिब से मिलने वाली हिमायत के बारे में बताया जो बैनुल अक़वामी सतह पर की जाने वाली बयानबाजी, मसलन दाइश की जानिब से जुमा को होने वाली दहशतगर्दी का बदला लेने की धमकी को रोकने के लिए काफ़ी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेसिंडा आर्डर्न ने बताया कि उन्हें पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आइंदा हफ्ते ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था, ताहम मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का मुतवक्किल दौरा मनसूख कर दिया है और बताया कि वो कुछ माह बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इसी तरह एक और खबर आई हुई है। क्राइस्ट चर्च के शुहदा और मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए न्यूजीलैंड के एक गैर मुस्लिम फुटबॉलर ने हरीफ टीम के खिलाफ गोल करने के बाद रिवायती जश्न मनाने के बजाय मैदान में ही सजदा कर लिया। कोस्टा बारबारोसस को दुनिया भर के मुसलमानों की तरफ से सराहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियावी सेनेटर फ्रेजर इनिंग को अंडा मारने वाले लड़के विल कॉनली के बाद वो दूसरे ऐसे हीरो बनकर सामने आए हैं जिन्होंने मुसलमान मुखालिफ दहशतगर्दी के खिलाफ खुलकर इजहार किया है। मेलबोर्न के मारोल स्टेडियम में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब फुटबॉल मैच के 24वें मिनट में कोस्टा बारबारोसस ने मुखालिफ टीम के खिलाफ गोल किया। गोल करने के बाद वो कुछ दौड़े और फिर हज़ारों तमाशाइयों के सामने सजदे में चले गए। मैच के बाद फोकस स्पोर्ट्स से गुफ्तगू करते हुए कोस्टा ने कहा कि उनकी जानिब से सजदा शायद मुतासरीन के लिए कोई ज़्यादा माने ना रखता हो, लेकिन इसमें कुछ है।
फुटबॉलर का कहना था कि क्रैश चर्च में जो हुआ उसने उन्हें दिल दहला कर रख दिया, वो बहुत जज्बाती हो रहे हैं। कोस्टा ने ट्विटर पर भी लिखा कि मेरी दुआएं इस सानिहे में अपनी जानें गंवा देने वाले अफराद और उनके प्यारों के साथ हैं। यह हमारी तारीख का बहुत अफसोसनाक दिन था। नाज़रीन, कोस्टा ने बादअज़ां अपने सजदे की तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी शेयर की। हम उसकी वीडियो भी इस वक्त फॉक्स न्यूज़ में है और ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से चूँकि कॉपीराइट है तो वो वीडियो हम सजदे की नहीं दिखा सकते, लेकिन आप ट्विटर पे जाएंगे और फॉक्स न्यूज़ मारेंगे या फिर क्रैश चर्च टेरर अटैक मारेंगे तो वहाँ पर आपको वो वीडियो पूरी तरह से देखने में मिलेगी। दुनिया भर से मुसलमान सोशल मीडिया सारिफिन ने न्यूजीलैंड के फुटबॉलर को इस कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया है। नाज़रीन, इससे हटकर के न्यूजीलैंड के हमले के बाद बहुत सारी तफसीलात लोगों के सामने आ रही हैं। जो हमला किया गया है वो कहा जा रहा है कि ये मनसूबाबंद हमला था। ये 3 महीने की तैयारी नहीं थी, बल्कि एक तहरीक की कई सालों की एक मनसूबाबंद साजिश थी जो न्यूजीलैंड की मस्जिद में देखा गया है। कई सारे सवालात आ रहे हैं। एक सवाल है कि 17.5 मिनट चलने वाली लाइफ इस कत्लेआम में मुसलमानों के कोई क्यों नहीं मुतहर्रिक हुआ। कातिल के साथ, दहशतगर्द के साथ 3 मजीद अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया था। आखिर वो कहाँ चले गए, वो लोग कौन थे, उसकी पहचान क्यों नहीं बताई जा रही है। तीसरा सवाल ये था कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसको 24 साल या 26 साल कहा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वो 42 साल का नौजवान है। उसके मज़हब को लेकर के भी है कि वो वाकई क्या ऑस्ट्रेलिया नज़ात था जो यहीं पैदा हुआ या फिर बाहर से आया हुआ था, और उसकी जहनसाजी करने में कौन सी ऐसी तहरीक थी जो इस कदर उसको जो है दहशतगर्द बनाने पर तुली हुई थी। और मुसलमानों के, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या दीगर तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ है जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं या यूरोप ममालिक में आते हैं। ऐसे कई सारे सवालात आ रहे हैं। इसके बाद बहुत सारी तहरीकों के नाम भी आ रहे हैं जो मुस्लिम मुखालिफ के लिए आगे बढ़े हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी तफसीलात अगले वीकली सीधी बात में पेश करूँ, इसलिए कि बहुत सारी तफसीलात हैं। जब अथेंटिक ज़राए के ज़रिए से वो चीज़ें मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल या परसों में वो सीधी बात शाये हो जाएगी। आप उससे ज़रूर इस्तिफ़ादा करें। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। कल इंशाअल्लाह फिर किसी और उन्वान के साथ ताज़ा प्राइम टाइम में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।